देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब शुरुआत करते हैं देश के बुलेटिन की। उससे पहले एक बड़ी खबर ले में मोदी के भाषण से चीन को मिर्ची लग गई। विस्तारवादी के आरोप पर चीन की बिना मांगे सफाई। हमारे पड़ोसी मुल्कों से दोस्ताना संबंध। मोदी ने भाषण में नहीं लिया था चीन का नाम। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने कहा हमारे पड़ोसी मुल्कों से दोस्ताना संबंध। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। बिना नाम लिए चीन को मिर्ची लगी और उसके बाद चीन की तरफ से सफाई सामने आई है। हालांकि हम आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का कहीं भी जिक्र नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद चीन की तरफ से बयान सामने आया है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। पीएम मोदी का ये निशाना ड्रैगन के सीने में तीर की तरह लगा है। 26 मिनट के जोशीले भाषण में पीएम मोदी ने चीन का नाम तक नहीं लिया, लेकिन ड्रैगन की दाढ़ी में तिनका साफ नजर आ गया। और यही वजह है कि चीन के दूतावास ने यह ट्वीट भी कर दिया। चीन ने 14 पड़ोसियों में से 12 पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करके सीमा निर्धारित की है। 12 देशों में बॉर्डर एक मजबूत बॉन्ड में बदला है। चीन को विस्तारवादी कहना आधारहीन है। पड़ोसियों से विवाद को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। चीन बेचैन है, तिलमिलाया हुआ है। तानाशाह और सन की जिनपिंग अपनी किए पर पछता रहा है। चट्टानों के बीच खड़े पीएम मोदी के इरादे देख बीजिंग तक चीन की जमीन हिल गई है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। पीएम मोदी के सरप्राइज लद्दाख विजिट से ड्रैगन के हौसले पस्त हैं। चीन को चक्कर आने लगे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन कहते हैं भारत और चीन सीमा पर तनाव दूर करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। किसी भी पक्ष को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस जगह पर हालात और ज्यादा बिगड़ जाएं। मतलब पीएम मोदी का कड़ा और सीधा संदेश ड्रैगन तक पहुंचने में देर नहीं लगी। कुछ ही देर में उसका डर भी सामने आ गया और मोदी का लेह दौरे का तत्काल नतीजा सामने आ गया। आगे बढ़ते हैं। लेह में पीएम मोदी ने ना तो चीन का नाम लिया और ना ही पाकिस्तान का, लेकिन इमरान एंड कंपनी में डर का माहौल देखने को मिला। इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा हुआ और इसी के चलते पाकिस्तान में एक बड़ी बैठक हुई। क्या हुआ इस बड़ी बैठक में, 100 सेकंड की इस खबर में देखिए। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। पीएम मोदी के लेह दौरे से चीन का चेला पाकिस्तान सहम गया। इमरान खान के तो मानो प्राण ही सूख गए, तो वहीं बुज़दिल बाजवा भी मोदी के पैगाम को ऐलान जंग समझ बैठा। पाकिस्तान में मोदी का ऐसा भय दौड़ा कि कठपुतली सुल्तान इमरान खान का डरपोक सेनापति तत्काल सुरक्षा परिषद की बैठक करने लगा। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। चीन के भी पसीने छूट रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सदमे में पाकिस्तान है। जनरल बाजवा भारत के कहर से बचने के लिए अपने कायर प्यादों के साथ बैठकें कर रहा है। जनरल बाजवा की मीटिंग में इमरान आए, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक आया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, नेवी चीफ और वायुसेना प्रमुख भी आए। दहशत और डर के साए में ये मीटिंग पीएम मोदी के भाषण के बाद आनंद फानंद में बुलाई गई। इधर मोदी लेह में हिमालय पर्वत की तरह मजबूत इरादे दिखा रहे थे। दुश्मन को उसकी औकात बता रहे थे। पीएम मोदी की ललकार, मोदी का ये प्रहार लेह की वादियों से निकलकर जब बीजिंग से इस्लामाबाद तक गूंजा तो शत्रु खेमे में खलबली मच गई थी। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में क्या हालत है कोरोना वायरस को लेकर। आगे बढ़ते हैं, भारत ने चीन से ऊर्जा क्षेत्र में आयात होने वाले उपकरणों पर रोक लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने चीन और पाकिस्तान को प्रायर रेफरेंस कंट्री की लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया है। 100 सेकंड में दिखाते हैं चीन को भारत का कैसे लगा बिजली का झटका।
पहले विदेशी सामानों को लेकर लोगों के बीच विरोध, फिर उनसे चीन से चलने वाले ऐप पर एक झटके में पाबंदी और अब ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से चीन से किसी भी बिजली के सामान का आयात नहीं करने का ऐलान। यानी चीन को बिजली का जोरदार झटका लगने वाला है। हम फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम यहाँ चालू करने वाले हैं। बाकी सारे आइटम्स जो इंपोर्ट हो रहे हैं ये यहाँ बनते हैं और उसको इंपोर्ट करने का कोई तुक नहीं, ये कन्वेंशनल हुआ। चीन के अलावा पाकिस्तान से किसी भी तरह की आयात की इजाजत ऊर्जा मंत्रालय नहीं देगा। इसके साथ ही सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी किया गया कि पावर सेक्टर में आयात होने वाले हर उपकरण का टेस्ट अनिवार्य होगा। उसमें मालवेयर या ट्रोजन एम्बेडेड तो नहीं है, क्योंकि इंपोर्टेड पावर इक्विपमेंट में मालवेयर और ट्रोजन हॉर्स के जरिए रिमोट से पावर सेक्टर को सप्लायर शटडाउन कर सकता है। यूपी सरकार ने पहले ही चीनी बिजली मीटरों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। बहरहाल राज्य सरकारों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग के दौरान आर के सिन्हा ने यह कहा कि 2018-19 में ऊर्जा क्षेत्र में कुल आयात 71,000 करोड़ रुपए का हुआ। इसमें चीन से 21,000 करोड़ रुपए का सामान आयात किया गया। बहुत सारा सामान जो चीन से आयात होता है उसे भारत में उत्पादित करने की क्षमता है। हम ये सहन नहीं कर सकते। जो देश हमारी जमीन हड़पने की कोशिश करता है, हमारे सेनानियों को मारता है, हम उसके यहाँ क्यों रोजगार पैदा करें। ये बयान ठीक उस वक्त आया जब प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख क्षेत्र के दौरे पर थे। भारत में भी चीनी सामानों का बहिष्कार का असर दिख रहा है। चीन से आने वाले माल की बड़ी बड़ी खेप बंदरगाहों पर आकर पड़ी है। 22 जून के बाद से चीन से आए सामान को कोई लेने वाला नहीं है। वहीं चीन के खिलाफ अमेरिका में जोरदार प्रदर्शन हुआ। भारत, तिब्बत, ताइवान मूल के लोगों का यह प्रदर्शन था। न्यूयॉर्क में चीन का बॉयकॉट को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा निकला। चीन की नीतियों का ग्लोबल विरोध जो है वो लगातार जारी है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये दरअसल भारत, तिब्बत, ताइवान मूल के लोगों का प्रदर्शन है जो बड़ी संख्या में न्यूयॉर्क में इकट्ठा हुए और चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर यहां पर ये विरोध किया गया। ये देखिए, दुनिया के तमाम अलग अलग देशों के झंडे जो हैं वो आपको एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं और एक मंच पर जो ये झंडे नजर आए हैं दरअसल ये चीन के विरोध में नजर आए हैं, चीन की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो न्यूयॉर्क में चीन का बॉयकॉट किया गया और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हुई चीन को लेकर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चीन की सीमा, चीन की दीवार, बाकी सब कब्जा है। चीन की सीमा, चीन की दीवार, कब्जा है। चीन की सीमा, चीन की दीवार हो, सत्य की जीत हो। साथ जुड़े मेरे सहयोगी अभिषेक। दुनिया के तमाम देशों का एक साथ प्रदर्शन करना चीन के खिलाफ, क्या संदेश है ये? देखिए, संदेश बहुत साफ है कि चीन के बारे में एकदम क्लैरिटी होती जा रही है कि चीन लगातार जो विश्व की शांति है और स्थिरता उसके लिए खतरा बनता जा रहा है। इसी के लिए यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार चीन के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं और इन सभी प्रदर्शनों में लगातार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि चीन किस तरह से पूरी विश्व की शांति को, विश्व का जो आर्थिक संतुलन है, राजनीतिक संतुलन है और सामरिक संतुलन है, इन तीनों को बिगाड़ने पर तुला हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। जाकिर नाइक का दिल्ली दंगों में नाम सामने आया है। आरोपी खालिद सैफी के पासपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, आरोपी ने मलेशिया में जाकर जाकिर नाइक से मुलाकात की थी। दिल्ली में हिंसा के लिए विदेशों से फंडिंग हुई थी, इस बात का भी जिक्र सामने आया है इस बड़ी खबर में। दिल्ली के दंगों के लिए विदेशी फंडिंग की गई थी। दंगों के आरोप में पकड़े गए आरोपी खलील सैफी की पासपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। दिल्ली स्पेशल सेल को दिल्ली दंगों में विदेशी फंडिंग के सुराग मिले हैं। आरोपी ने मलेशिया में जाकर जाकिर नाइक से भी मुलाकात की थी। स्पेशल सेल ने अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में यह बात कही है। ध्यान रहे कि बीते फरवरी के महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की जांच क्राइम ब्रांच भी कर रही है और वहीं दंगों की साजिश को लेकर स्पेशल सेल ने भी एक अलग एफआईआर दर्ज की थी। स्पेशल सेल ने दंगों के एक मास्टरमाइंड खालिद सैफी को बीते महीने गिरफ्तार किया था और उसका पासपोर्ट भी बरामद किया था। पासपोर्ट के डिटेल से पता लगा कि खालिद ने भारत से फरार जाकिर नाइक से मुलाकात की थी। खालिद सैफी ने दंगों के पहले शाहीन बाग में ताहिर हुसैन और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के साथ शाहीन बाग में मीटिंग की थी और इसी में दंगों का प्लान बनाया गया था।
आरोपी खालिद सैफी को दंगों के लिए सिंगापुर के NRI ने पैसे भेजे थे, जो खालिद के एनजीओ में ट्रांसफर हुआ था। ये बता दें कि खालिद मेरठ के रहने वाले अपने पार्टनर के साथ एनजीओ चलाता है, जिससे जल्द ही पूछताछ की जाएगी। तफ्तीश के मुताबिक फंड जुटाने के लिए खालिद सैफी ने कई देशों का दौरा किया था। आरोपी इशरत जहां और खालिद सैफी को PFI, सिंगापुर और सऊदी अरब से मिले पैसों की जांच की जा रही है। स्पेशल सेल हिंसा में गिरफ्तार ताहिर हुसैन और उमर खालिद के करीबी खालिद सैफी के मनी ट्रेल की जांच की जा रही है। जिस रूट से पैसा पहुंचा था वो भी संदेह के दायरे में है। स्पेशल सेल के मुताबिक NTCA प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण देने वाली और दंगों के आरोप में गिरफ्तार इशरत जहां को भी फंड मिला था। ये फंड गाजियाबाद और महाराष्ट्र के उसके कुछ रिश्तेदारों से मिला था, लेकिन कोरोना की वजह से अब तक पूछताछ नहीं हुई है। वहीं दिल्ली को दंगों की आग में झुलसाने के लिए विदेशी फंडिंग हुई थी। आपको बता दें, दिल्ली दंगों का एक आरोपी कट्टर इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक से मिला था और यह खुलासा हुआ है। दंगे के पकड़े गए एक आरोपी से खुलासा हुआ। यह खबर हमने आपको दिखाई, यह हैरान करने वाली खबर थी। लेकिन इसके अलावा अब जो खबर है वो विकास दुबे को लेकर है, और बड़ी बात यह है कि हिस्ट्री शूटर विकास दुबे की मां जो है, उन्होंने कहा कि पुलिस उसे पकड़ ले तो गोली भी मार दे। अब आप सोचिए इस मां ने कितना कुछ उसके जहन में चल रहा होगा। पूरी खबर देखिए 100 सेकंड की रिपोर्ट में। हम तो कहते हैं जहाँ कहूँ उन्हें अच्छाई चाहिए तो उन्हें हाजिर हो जाओ चाहिए खुदा। एक माँ का अपने बेटे के लिए अगर ऐसे बोल निकले तो ये समझ लेना चाहिए कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रही है। धन्य है ये माँ जिसने अपने बेटे की करतूत की वजह से अब उसे कानून के सामने खड़े होने की बात कही है। दरअसल ये हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की माँ है और इनका नाम है सरला देवी। इन्होंने ये कहा है कि अगर पुलिस उसे पकड़ लेती है तो उसे मार भी दे, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया है। अब जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहते पकड़ लो तब काउंटर कर दो। कैसे उसने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया। विकास के खिलाफ दर्जनों संगीन मामले चल रहे हैं। हत्या और हत्या की कोशिश के कई केस इसमें शामिल हैं। कानपुर पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास के खिलाफ 60 केस दर्ज है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक वो पहुंच से दूर है। इसी बीच राज्य की योगी सरकार ने शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आश्रितों को असाधारण पेंशन देने का ऐलान किया है। जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में विकास दुबे के 2 रिश्तेदारों को मुठभेड़ में मार गिराया। ग्रामीणों ने प्रेम प्रकाश और अतुल दुबे के रूप में इनकी पहचान की है। ये दोनों ही विकास दुबे के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से देर रात मुठभेड़ में लूटी गई पिस्तौल बरामद की। फिलहाल बाकी बचे हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार धरपकड़ जारी है। वहीं कानपुर पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। आपको बता दें, पुलिस ने एक फोन नंबर भी जारी किया और इस पर आरोपी की जानकारी दी जा सकती है। जानकारी देने वाले के नाम पते को गुप्त रखा जाएगा, साथ ही 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। 100 सेकंड में देखिए कैसे आरोपी को आखिर पुलिस पकड़ने के लेकर जानकारियां दे रही है, और इसके अलावा इस आरोपी को कैसे पहले से ही जानकारी पुलिस के आने की मिल गई थी। ये वीर सपूतों का सम्मान है जिनके साथ धोखा हुआ, आतंकवादियों ने अपना शिकार बनाया। उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत ने उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। और इसी बीच हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए कानपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। यही नहीं, पुलिस को आप 9454400211 पर खबर भी दे सकते हैं। आपके नाम पते सब कुछ गुप्त रखे जाएंगे। इस जांच में यह खुलासा हुआ कि विकास को पुलिस के आने की पहले से ही भनक लग गई थी। पुलिस के आने से पहले ही गाँव का मुख्य रास्ता जेसीबी लगाकर बाधित कर दिया गया। जैसे ही पुलिस जेसीबी के पास पहुंची, इन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक गोलियां चलने से पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई। मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी, होमगार्ड का एक जवान और एक आम नागरिक भी घायल हुए। ये सभी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। वहीं सरकार इस मामले पर बेहद संजीदा है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस टीम पर AK-47 से फायरिंग की गई थी।
ये बात मौके से AK-47 के खोखे बरामद होने के बाद सामने आ गई है। पुलिस अधिकारी भी बदमाशों द्वारा सेमी ऑटोमेटिक हथियार के इस्तेमाल की बात कह रहे हैं। हालांकि पक्के तौर पर फॉरेंसिक जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल STF को कानपुर विकरू गांव में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के मामले में थाना अध्यक्ष चौबेपुर विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध लग रही। थाना अध्यक्ष विनय तिवारी से STF पूछताछ कर रही है। ये बताया जा रहा है कि मामला चौबेपुर थाने का होने के बावजूद चौबेपुर थाना अध्यक्ष पूरे मामले में पीछे थे। बाकी थानों की पुलिस आगे चल रही थी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। असम में बाढ़ से मरने वाले लोगों के परिवार को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पीएम ने लेह से लौटने के बाद असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की खराब होती स्थिति की समीक्षा की। हम आपको बता दें, इस वक्त असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित राज्य हैं। आधा दर्जन राज्य फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश अभी भी कई जगहों पर जारी है। इससे हालात और बिगड़ने के आसार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर निगाह रखे हुए हैं। लेह में जवानों की हौसला अफजाई के बाद असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने उनसे बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने असम में बाढ़ के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी है। हम आपको बता दें, असम के 33 में से 25 जिलों में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बारपेटा, दक्षिण सालमारा, नलबाड़ी सबसे अधिक प्रभावित है। लगभग 27,500 लोग बाढ़ के पानी से उखड़ गए हैं और 12 जिलों में 273 राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। इससे पहले बाढ़ को रोकने की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार, असम, बंगाल समेत आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में देश भर की प्रमुख बाढ़ संभावित नदियों में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान गृह मंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ का प्रभाव कम करने और जानमाल को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने बिहार, असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर प्रदेश में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग को देश के प्रमुख बांधों को वास्तविक भंडारण क्षमता की समीक्षा करने और आपसी समन्वय और बेहतर तालमेल पर जोर दिया। इस बैठक में NDRF और भारतीय मौसम विज्ञान के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। आपने क्रिकेट प्रैक्टिस को कई बार देखा होगा, लेकिन कोरोना के दौर में पर्सनल डिस्टेंसिंग ने क्रिकेट प्रैक्टिस के तरीके को बदल दिया है। खेल के मैदान में नहीं, अब व्हाट्सएप और स्काइप पर क्रिकेट की प्रैक्टिस की जा रही है। खेल के मैदान में प्रैक्टिस न कर पाने के चलते खिलाड़ी इस नए नुस्खे को अपना रहे हैं। 100 सेकंड में दिखाते हैं हम आपको खेल का ये बदला हुआ अंदाज। 34 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर प्रफुल्ल वाघेला, जो कि साल 2004 में भारत के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और 2009 में रणजी ट्रॉफी भी, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिल पाने के चलते प्रफुल्ल अब संजीव अकेडमी में कई बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं। 3 महीने से पर्सनल डिस्टेंसिंग चलते मैदान में प्रैक्टिस नहीं कर पाने कारण अब प्रफुल्ल अपने सभी प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन ही क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे कोरोना में हम लोग को फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, सो ऑब्वियसली प्लेयर्स लोग ग्राउंड में नहीं जा सकते। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग घर पे ही बैठे। सो ऑनलाइन सेशन मैं बच्चों के साथ करता हूँ। मैं बच्चों लोग से यही, स्टूडेंट्स लोग से यही कहता हूँ कि आप लोग मेंटली और साथ में फिजिकली फिट रहे। प्रफुल्ल के 80 छात्र हैं, जिन्हें हफ्ते भर में 40 क्रिकेटर को वो ट्रेनिंग देते हैं। एक सेशन कम से कम 20 से 25 मिनट का होता है, जिसमें खिलाड़ी को उसके हुनर के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाता है। हर सेशन के बाद भेजे गए वीडियो को कोच देखते हैं और जरूरत के मुताबिक सुधार की गुंजाइशें बताते हैं। ये अंदाज नया है, अनुभव भी नया है, लेकिन खेल का मजा वही पुराना है। एक्चुअली वो काफी अच्छा चीज है, क्योंकि हम लोग को इतना टाइम मिल रहा है तो हम लोग दूसरे चीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग माइंड पे, मेंटल हेल्थ पे वर्क कर सकते हैं कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। बाद में जब भी मैचेस शुरू होंगे तो हम लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। प्रफुल्ल के अकादमी में कई छात्र ऐसे भी हैं जो यूके और यूएस में रहते हैं। उनके साथ इस सेशन में जुड़ते प्रफुल्ल अपने सभी छात्रों को सेशन के बाद क्रिकेट से जुड़े कई टास्क देते हैं, जिसका वीडियो बनाकर छात्रों ने भेजते हैं। बहरहाल मैदान का महत्व कुछ और ही है। इस खेल में तो पसीना बहता ही है, लेकिन पेश नहीं मिलता। मजा मिलता है, लेकिन साझा मेहनत का मजा नहीं मिलता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।